पहले मार्केट खुलती थी 9:55 पे, 10 बजे तक सर्किट लग गया था 5 मिनट में। जिन्होंने न्यू कमर्स ने अभी स्टॉक मार्केट ज्वाइन करी है, सोच सकते हैं 5 मिनट में कितना बड़ा थंडरस्टॉर्म आ सकता है, कितनी बड़ी आंधी आ जाए तो साफ कर दे। वो चीज़ तो लोगों ने देखी भी नहीं ना अभी तो। नहीं आता कुछ भी। इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। तो क्या एचएनआई में ये सब बेसिक भी क्लियर होते हैं? जैसे एसआईपी कोई करते हैं, एसआईपी के अलावा कोई 1-2 ऑप्शन जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो सीखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा निकालें, इन्वेस्ट करें। अभी आप क्या मानते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गोल्ड में? सर गोल्ड आपने लिया, फिजिकल ले लिया, हाँ। ठीक है, आज है 1.30 का भाव, मैं कहता हूँ 5 लाख हो गया, ठीक है जी। 5 लाख पे तो बड़ी खुशी होगी, अरे वाह क्या रेट हो गया। कोई एक्शन लिया आपने? नहीं लिया। वो फिर घूम के 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो गया, तो वो तो तमाशा हो गया ना। तमाशा देखने नहीं आता एचएनआई क्या करेगा? एक शेयर अगर गिर गया मेरा, मान लो 20 में से 2 का हो गया, स्कैम हो गया, बिजनेस नहीं चला, 3 नहीं चले, 4 नहीं चले, 5 नहीं चले, 15 तो है। 5 कितना गिर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाएंगे, इसके बाद तो लॉस नहीं होगा। मगर अगर चलेंगे तो ऊपर जाने की कोई सीमा नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में सर नॉर्मली लोग लॉस करते हैं, जब देखो तो 90% लोग लॉस में रहते हैं। बट वहीं मैंने वीडियो देखा है आपका, एचएनआई की बात कर रहे थे, और उसमें आने के बाद आप ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लॉटिंग बताते हैं, और आपके हिसाब से 2 कैटेगरी में है, रिटेल है और एक एचएनआई है। करेक्ट, राइट। वहाँ आने के बाद जब वो प्रॉपर सीख जाते हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है बनाना वो शुरू कर दे। मतलब लॉस की प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं रहती है जहाँ तुक्के पे लगाते हैं। तो सबसे पहले एचएनआई क्या है सर? ओके, देखिए मिश्रा जी, प्राइमरली ना 2 कैटेगरी हैं। एक है रिटेल, जो अपना बस पैसा लेके कूद जाते हैं मार्केट में, जैसे इंट्राडे है, ये जितनी भी चीज़ें करते हैं। और दूसरी कैटेगरी है एचएनआई। इसके बाद एक और कैटेगरी है अल्ट्रा एचएनआई। ओके। तो जिसके भी पास कम से कम 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है और कंडीशन ये है उस पर लोन नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो वो एचएनआई है। और जिसके पास 25 करोड़ का कम से कम पोर्टफोलियो है तो वो अल्ट्रा एचएनआई है। तो 5 करोड़ का जिसके पास पोर्टफोलियो है ऑटोमेटिक उसको वो मिल जाता है, वो एचएनआई कैटेगरी में चला जाता है। मतलब जो इंडिया में इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, उसके हिसाब से जो मतलब एजेंसीज हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन बनाई है, भाई कम से कम 5 करोड़ का पोर्टफोलियो हो, ठीक है, और उस पर लोन नहीं होना चाहिए। लोन मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए आपने शेयर खरीदे, ठीक है, मगर आधा पैसा आपने उसमें लोन का लेके लगाए हुआ है, तो वो नहीं माना जाएगा। लोन किसी से भी, ब्रोकर से या कुछ भी, किसी भी तरीके का लोन नहीं होना चाहिए। उस असेट पे पैसा आपका होना चाहिए। हाँ, पूरा। ओके, तो आप एचएनआई है। तो आप एचएनआई है। करेक्ट, ठीक है। और 25 करोड़ है तो अल्ट्रा एचएनआई है। अच्छा, हाँ, ये अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी। एचएनआई का फुल फॉर्म वैसे सर? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अच्छा, हाँ, इंडिविजुअल्स हो गया। हाँ, तो भाई इतना आपका हाई नेटवर्थ वाले। और इसके अंदर एक बार मैं बता देता हूँ, वैसे ये इत्तेफाक की बात है, ये आज काफ़ी समय बाद ये पहली बार ये टॉपिक पॉडकास्ट पे डिस्कस हो रहा है। नहीं तो जब भी आप कभी आईपीओ अप्लाई करते हैं ना, हाँ, वहाँ पे पूछा जाता है आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो या एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्योंकि वैल्यू ज़्यादा होती है उनकी एप्लीकेशन की, तो उनको एचएनआई कैटेगरी में रखा जाता है और उनका कोटा भी अलग होता है। अच्छा, वहाँ भी कोटा लगता है? भाई जो ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पे वो है, बट रिटेल को तो सुपर सफिशिएंट होता है, उनको कोई इस पे कंप्लेंट नहीं है। ठीक है। हाँ। तो आप जो लोग एचएनआई वाले कैटेगरी में हैं उनको आप पढ़ाते हैं जी, उनको आप टीच करते हैं। हाँ, मतलब यहाँ से 5 करोड़ से आगे की जर्नी कैसे चालू करनी है, कैसे पहुँचना है। मान लो कोई अल्ट्रा एचएनआई बनना चाहता है, 25 करोड़ का टारगेट सेट करता है, 50 का करता है, ये उससे भी ज़्यादा करता है। तो अभी तक का जो स्ट्रेटेजी थी, माइंडसेट थे, प्रोसेसेस थे, अब वो आगे काम नहीं आएंगे। आपको रिटेल से एचएनआई बन गए हो, अब एचएनआई से अल्ट्रा एचएनआई है, उससे भी आगे की जर्नी करनी है। अलग माइंडसेट, अलग प्रोसेसेस, अलग स्ट्रेटेजी, अलग इम्प्लीमेंटेशन, अलग एग्जीक्यूशन लगेगा, तब आप अल्ट्रा एचएनआई बन पाओ। बेनिफिट्स क्या क्या हो जाते हैं सर? सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि भाई अब आप ना आगे की यात्रा चालू कर रहे हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई रिटेलर है, हाँ, उसको मैं क्रिकेट से इसको कंपेयर कर रहा हूँ, वो गली में खेल रहा है रोज अपनी फिटनेस के लिए, इंजॉयमेंट के लिए खेले, 2 घंटा 1 घंटा हो गया काम। मगर अगर कोई बंदा ये डिसाइड करे जी मुझे तो वर्ल्ड कप जीतना है क्रिकेट में,
तो दोस्त उसका तो सारा ही करियर चेंज हो गया ना, रूटीन चेंज हो गया, प्रैक्टिस चेंज हो गई, कोच चेंज हो गया, और मतलब डाइट चेंज हो गई, बहुत सेक्रीफाइसेस करने, सब कुछ होगा। मगर जब वो उस लेवल पे पहुंचेगा तो वर्ल्ड कप में परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो एडवांटेज ये है कि एक तो आप वेल्थ बनाने की बात कर रहे हैं, वेल्थ मतलब कम से कम 20, 25, 50 करोड़, तो और बाकी दूसरी जगह आपका 2, 4, 5 हज़ार रोज का टारगेट है। तो एडवांटेज ये है कि आप उस लेवल को वहां तक अचीव कर पाते हो। अच्छा, हाँ, तो इनका सब कुछ अलग होता है। मतलब इनका प्रैक्टिस, माइंडसेट, स्ट्रेटजी, सब कुछ अलग, ट्रेनर भी अलग, सब कुछ अलग होता है। अच्छा, हाँ, मतलब ट्रेनर भी उस लेवल का होना चाहिए कि वो एटलीस्ट, करेक्ट, ठीक है। मतलब इंडस्ट्री एक तो बहुत पुराने, बहुत एक्सपर्ट, नए लोग इसको समझा भी या पढ़ा भी नहीं पाएंगे, जिनके पास अनुभव नहीं है, पर्सनल अपना अनुभव। राइट। वैसे सर टोटल अनुभव अगर आपकी बात करें तो क्या कह रहे हो? आपका अनुभव किस बारे में? इस मार्केट में? मैंने ना एक्चुअल में शुरुआत करी थी 2004 में। अच्छा, ठीक है। और मैं अपनी गली में, हमारे एक अजय महावर जी रहते हैं, उनसे बहुत प्रभावित था। ठीक है। बाद में पता चला कि वो शेयर मार्केट से इतने बड़े बने, तो हमने बिना सोचे समझे अकाउंट खुलवा के ट्रेड मारा और लॉस कर लिया। क्योंकि हम तो सिर्फ प्रभावित हो गए थे ना, ये तो समझा ही नहीं वो एग्जैक्टली क्या करते हैं। और यही आज भी होता है, ये भी आज होता है, बट अपनी थोड़ा सा उस वक्त किस्मत ने साथ दिया। ठीक है। 2005 में ही हमें एक ऑफर आ गया, बल्कि 2004 के एंड में ही आ गया था। मैं 3 जनवरी को वो कंपनी भी ज्वाइन कर ली थी। वो एक कंपनी थी जो शेयर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उसका एनालिसिस कैसे करना है, उस बात, सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है। तो हमने ज्वाइन कर ली वो कंपनी। उसके 4 ही क्लाइंट, सिर्फ 2005 की बता रहा हूँ मैं आपको। अब मेरी जिम्मेदारी थी भाई नॉर्थ इंडिया में इसकी सेल्स बढ़ाना, मार्केटिंग करना। अब 1 साल गुजरने को आया, सेल्स ही नहीं बढ़ी, कोई सुनने को ही तैयार नहीं। क्योंकि उस वक्त टेली मार्केटिंग होता था, समझाओ कि सर सॉफ्टवेयर देखो, बड़ा फ़ायदा होगा। लोग टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस कोई करना ही नहीं चाहता था। क्योंकि 2005 में तो, आज से 20 साल पहले तो ये कोई मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था इसका। मगर वो जो 4 लोग थे ना, वो गजब थे। वो हमें अप्रोच करते थे, भाई हमारी ना स्ट्रैटेजी बना दो इस सॉफ्टवेयर पे, 5000 स्टॉक में हमें फिल्टर होके आ जाए ये कौन कौन से स्टॉक है जो हमारे पैरामीटर के हिसाब से ये परफॉर्म करेंगे। तो हमने दे दिए निकाल के। मगर अब कंपनी मेरे को 1 साल होने को आया तो वो तो पूछेगी भाई तुम्हारा काम था सेल्स बढ़ाना, क्यों नहीं बढ़ी? तो हमने कहा इससे पहले ये हमसे पूछा, हम ही बता देते जी, कोई लोग नहीं जानता और किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है। तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। उसके बाद मुझे ट्रेनिंग देने के बाद मुझे फ्री हैंड दे दिया, अब आप लोगों को ट्रेनिंग दो, वर्कशॉप करो, फ्री में सिखाओ। ठीक है। हमने ये 5 साल तक लगातार करा, सबको सिखाया। मगर मिश्रा जी इस 5 साल में एक बड़ा पैटर्न बन गया। एक तरफ मैं सिखा रहा हूँ, मैं पुश कर रहा हूँ कि तुम देखो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो। दूसरी तरफ उस 5 साल में वो 4 के 40 लोग हो गए और वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि विजय हमारी स्ट्रैटेजी बना दो, हमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, ऐसे स्टॉक फिल्टर करने हैं। तो वो बंदा अपने थॉट्स के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेता था। अच्छा। मगर बाकी जगह हम पुश कर रहे थे। तो मैंने 2010 में एक बात डिसाइड कर ली थी, मैं आज के बाद केवल HNIs को ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि वो लोग उतने मानसिक तौर पे उतने ज़्यादा विकसित हैं, मैच्योर हैं कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि बहुत, वो खुद अपना पैसा लगा रहे हैं। तो वो कहते हैं बॉस मुझे तो नॉलेज दो, मैं किस बेसिस पे लगा रहा हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं किसी के कहने पे क्यों पैसे लगा दूँ। तो ये बड़ा फ़र्क था कि एक मुझे अप्रोच कर रहा है, दूसरी जगह मैं अप्रोच कर रहा हूँ। तो मैं 2010 में अपनी कंपनी में बोल दी जी मैं तो इन्हीं को ही बेचूंगा और इन्हीं को ही पढ़ाऊंगा। तो वो एग्री थे। बाकी टीम सब रिटेल को पढ़ाती थी, मैं HNIs को पढ़ाता, समझाता, बेचता, सब कुछ था। और उसके बाद फिर मैंने 1-2 कंपनी और चेंज करी। 2016 में मैंने अपनी पूरी तरह सारी जॉब छोड़ के अपना HNIs को पढ़ाना चालू करा और 2016 से डेडिकेटेडली केवल यही काम कर रहे हैं। तो यानी HNIs आपके साथ जुड़ के, यानी आपसे पढ़ के वो अल्ट्रा HNI की तरफ जाते हैं, ऐसा? हाँ, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, मेरी लर्निंग कैसे हुई। ठीक है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्ट तो जानते ही थे सारा, वो हमें अप्रोच करता था। अब वो स्ट्रैटेजी में तो वो स्ट्रांग था, मगर उसको बनाने वाला भी तो चाहिए ना। वहाँ पर फिर हम अपने जो हमारी लर्निंग है, एक्सपर्टीज़ है, वो हम लगाते थे। ऐसे करते 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 अपने को 5 साल में करीब 40 HNI मिले और फिर 2016 तक तो शायद 100 से भी ऊपर हो गए थे। वो सब इंटेलेक्चुअल माइंड, अपनी विचार बुद्धि से डिसीजन लेने वाले, किसी पे निर्भर नहीं है। जब उनके लिए हमने काम करा तो, इतने सारे लोगों के लिए काम करा, तो हम लोग, हमारी नॉलेज, मेरे को भी इतना नहीं समझ में आया कि नॉलेज इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। बाद में जब विचार मंथन करा, इंट्रोस्पेक्शन करा, तो पता चला कि भाई ये तो
जितना लोगों के साथ रहोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसी आपकी नॉलेज ग्रो हो जाएगी। तो उनको भी ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उनके लिए इस टाइप की एक्सपर्टीज़ रखते हो, और फिर हमने भी उन्हें सिखाया, उन्होंने भी हमें सिखाया। अब हम डेडिकेटेडली उन्हीं को सिखाते, बाकी किसी को नहीं सिखा पाते। वैसे अभी कितने HNIs होंगे सर आपके हिसाब से भारत में? अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख। अच्छा, 8 लाख HNIs 140 करोड़ में से ये भी समझना पड़ेगा भाई, 140 करोड़ नंबर और कहाँ केवल 8 लाख, 1% भी नहीं है मतलब। अच्छा, डीमेट अकाउंट कितने होंगे सर वैसे, कुछ डेटा? 13 करोड़। मैंने अभी बताता हूँ, लास्ट ईयर मैं सेबी का मैं ट्रेनर हूँ, तो उन्होंने हमें लखनऊ बुलाया था, तो वहाँ पर उन्होंने बताया था पिछले 4 साल में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आई है डीमेट अकाउंट की। तो उस वक्त उनके एक ऑफिसर ने बताया था कि ये 4 साल की सुपर ग्रोथ के बाद इतने डीमेट अकाउंट खुले, आज करीब मतलब उस वक्त 13 करोड़ डीमेट अकाउंट थे। ये कब की बात कर रहे हैं आप? आज से करीब 1 साल पहले की। 13 तो आप समझो अभी कुछ 20 हो गए होंगे मान लो। 14-15 तो हो ही गए होंगे। 15 हो ही गए होंगे। 15 तो मानिए, 15 करोड़ 15 करोड़ ना डीमेट अकाउंट, और उसमें से 8 लाख सिर्फ HNI। सोचो। मतलब आप ये देखो 1% भी नहीं है टोटल उसका। तो जो लोग नहीं है, जो HNIs नहीं है, जो हो सकते थे, क्या गलतियां कर रहे हैं वैसे आपके हिसाब से? मिश्रा जी देखो, सबसे बड़ी बात जो है ना, 2-3 मतलब मेरे को ऑब्जर्वेशन, मेरा एक्सपीरियंस कहता है 2-3 चीज़ें हैं। ठीक है। पहला ये है कि वो बंदा ना फोकस्ड नहीं है, पैसे हैं उस पे, फोकस्ड नहीं है। बन सकता है, फोकस्ड नहीं है। एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, फैमिली भी मैनेज कर रहा है, जॉब भी कर रहा है या बिजनेस भी देख रहा है, शेयर मार्केट भी कर रहा है, फैमिली भी है, फैमिली की रिक्वायरमेंट भी है, घूमना भी है, सोना भी है, फिटनेस भी है, हेल्थ भी है, सब कुछ वो एक ही बंदा कर सकता है। मगर HNI क्या कर रहा है, वो बंदा जॉब या बिजनेस से तो बड़ी इनकम ले रहा है, उसके बाद वो अपनी फैमिली मेंबर को तैयार करता है, भाई तुम ट्रेनिंग लो। HNI फैमिली में ज़्यादातर आप एक चीज़ तो नोटिस करी होगी कि भाई वहाँ पे कुछ चीज़ों का एडवांटेज होता है, जैसे भाई घर में सर्वेंट है, कुक है, ड्राइवर है, सब कुछ है। तो वो लेडी भी एजुकेटेड है, उनकी वाइफ जो है वो एजुकेशन भी और टाइम भी है। टाइम भी है। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके साथ भी यही है। तो वो क्या करता है, उनको बोलता है भाई तुम ट्रेनिंग लो, तुम्हारे पास टाइम है और तुम इस पैसे को ग्रो करो जो मैं कमा रहा हूं। तो आपने मुझे ना गलती, रिटेल सेगमेंट में एक ही बंदा ऑक्टोपस बना हुआ है, सब कुछ उसे ही करना है, मगर यहां पर एक बंदा एक काम कर रहा है। हस्बैंड बिजनेस या अपनी जॉब से बड़ी इनकम पे ध्यान है। देखो एक बात तो मानते हो आप, तो खैर बिजनेस में ही हो, पूरा फोकस्ड होके काम करना पड़ता है। 10 काम करोगे तो ना ये होगा ना वो होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो फोकस्ड होके इनकम पे ध्यान लगाता है। उसकी वाइफ या उसके बच्चे या दोनों या तीनों, वो लोग तीनों मतलब उसकी बेटा बेटी और वाइफ, वो तीनों फिर मिलके ग्रोथ पे ध्यान लगाते हैं, उस पैसे की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उसके बाद पूरी फैमिली ग्रो करती है। इसीलिए इनको HNI फैमिलीज कहा जाता है। एक टर्म और आती है इसमें, HNI, अल्ट्रा HNI। इसके बाद एक और लेवल आता है फैमिली ऑफिसेस, जिसके पास मान लो साल की 500 करोड़ की इनकम है, 1000 करोड़ की इनकम है। वो बंदा कहता है जी अब मुझे एक्सपर्ट रखने हैं, अब वो एक्सपर्ट उसका पैसा मैनेज करते हैं। मगर हम इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, उस एक्सपर्ट, इसको फैमिली ऑफिस बोलते हैं, उस फैमिली ऑफिस को आपका फैमिली मेंबर लीड करना चाहिए। तो हम सिखाते इस लेवल पे हैं कि फिर उसके बाद वो उनको लीड कर सकता है। अच्छा, आप रिकमेंड भी करते हैं स्टॉक वगैरह? कुछ नहीं करते। अच्छा, हम किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं देते, ना हम किसी का पोर्टफोलियो मैनेज करते। कोई बाई चांस हमें अप्रोच भी करे तो भैया इस बात को तो बिल्कुल क्लियर ध्यान रखे। अच्छा। हाँ, जिसको खुद मैनेज करना है मगर वो ये चीज़ें सीखना चाहता है मैनेज करने से पहले, हमारा वहाँ पे रोल आता है। मतलब आप कोई रिकमेंडेशन नहीं करते? कुछ नहीं। आप पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करते? कुछ भी नहीं। आप उनको ये गाइड नहीं करते कैसे आप इस शेयर में लगा के अच्छा जंप करोगे? नहीं। तो आप क्या पढ़ाते हैं? अगर आप अपने ब्रांचेस को बताएं कि आप कितने फेज में और उसमें क्या क्या पढ़ाते हैं, किन पॉइंट को टच करते हैं आप? देखो कोई भी मान लो आज किसी को कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी में करना है, मान लो जैसे हम इक्विटी से शुरुआत करते हैं। हाँ। किस बेसिस पे एक सेक्टर का सिलेक्शन होता है, किस बेसिस पे एक कंपनी का सिलेक्शन होता है, किस बेसिस पे उस कंपनी को रखा जाता है, किस बेसिस पे वो कंपनी 100 रुपए की 500 से 1000 से 10,000 पहुंचती है, ये जो बेसिस है ना, ये लोगों को क्लियर नहीं है। हो सकता है, हो सकता है लोगों को इंफॉर्मेशन तो हो, नॉलेज नहीं है। नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या है, ये बात पता है जी मुझे, हाँ जी मुझे तो पता है,
तो भैया फिर तुम क्यों नहीं बने HNI? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। नॉलेज आती है जब कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट होती है, आप आगे बढ़ते हो, चैलेंजेस आते हैं, उसको रिमूव करा जाता है, आपकी लर्निंग और ज़्यादा बढ़ती है, फिर कुछ फेल होंगे कुछ सक्सेस होंगे, तब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। हाँ। तो मान लीजिए आज मेरे पास 5 करोड़ का फंड है, अपना खुद का एसेट है, मैं आज ही डीमेट अकाउंट खुलवाता हूँ, एज पर योर गाइडेंस जैसे भी है, क्या मैं 1 महीने में या 2 महीने में, 1 हफ्ते में HNI में जा सकता हूँ? नहीं, उसका टाइम फ्रेम है कम से कम आपकी 6 महीने से लेके 1 साल की तो पढ़ाई है। ठीक है। देखो ये एक ना आपने वर्ल्ड कप जीतने का वो ले लिया डिसीजन, एक दिन में नहीं होगा मिश्रा जी, मगर एक दिन जरूर होगा जब आप सही रास्ते पे हो तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है ट्रेनिंग का, फिर जो आप देते हैं। हाँ, फिर आता है प्रैक्टिस का, वो भी हम करवाते हैं। ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट, वो क्या क्या सोच के कर रहा है वो हम सुनते हैं, कहीं हेल्प होती है तो रेक्टिफाई कर देते हैं, और उसके बाद वो खुद इन्वेस्टमेंट करता है। तो मान लीजिए आज फंड है किसी के पास 5 करोड़ रेडी है, तो पहले वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले, करेक्ट, कि उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, करेक्ट, उसको फिनांस के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, टूल के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। मेरे कंडीशन के अंदर अगर उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है। अच्छा, कारण पता है क्या है? हाँ। अगर कोई मेरे पास आ रहा है और उसके पास आधी नॉलेज है, थोड़ी सी नॉलेज है, तो और वो नॉलेज ज़्यादातर वो सोशल मीडिया से आती है उसको, या एक आधे ट्रेनर ट्रूनिंग कुछ, अब तो सोशल मीडिया पे कुछ भी आप टाइप करो सब ज्ञान ही कुछ ज्ञान आ जाता है। हाँ। तो अब क्या होता है, अब वो मेरे पास आता है तो वो बताता है मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है, तो मैंने कहा भाई कर लो फिर। मगर फिर हमें कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाए कि जिसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो उसके मन की स्लेट एकदम साफ है, अब मुझे लिखना है उस पर, तो और हम जीरो से पढ़ाते हैं, चाहे आपको नॉलेज है तो भी और नहीं है तो भी। तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ क्या पढ़ाते हैं आप? हाँ, तो पढ़ाने में आपको कोई भी मान लो शेयर में इन्वेस्ट करना है तो किस क्या क्या चीजें देखनी है, पढ़नी है और किस डेप्थ तक पढ़नी है, ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे। ओके। दूसरी बात, पढ़ने के बाद अब वेपन्स कौन कौन से यूज करने हैं। वेपन्स का मतलब ये है कि भाई जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, रिटेल एक ही चीज काम करता है, शेयर खरीदता है, बढ़ जाता है तो बेच देता है। आपको जान के हैरानी होगी, HNIs के पास इसके अलावा कम से कम 10 से 15 वेपन और होते हैं। अच्छा, 10 से 15। वो कहता है मार्केट गिरे तो भी हम बना लेंगे, बढ़ेगी तो भी बना लेंगे, और फ्लैट रहेगी तो भी बना लेंगे। एक एग्जांपल के लिए, क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपका, हाँ। अब अगर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो तो दोस्त बॉल तो कहीं भी आ सकती है, हर कंडीशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा ना। और आप कितने ही बड़े चैंपियन हो, सुपर प्रेशर में तो तैयार रहना पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ है अभी अभी, प्रेशर सुपर था, फुल स्टेडियम था, और आप एक बार मैच अटक भी गया था, उस वक्त परफॉर्म करके मैच निकालना, कहने का मतलब इसको अब शेयर मार्केट से कनेक्ट करता हूँ। 2008 में मार्केट में गिरावट भयंकर आई थी, 5 मिनट में लोअर सर्किट लग गया था। पहले मार्केट खुलती थी 9:55 पे और 10 बजे तक सर्किट लग गया था 5 मिनट में। जो बच्चों ने अभी या जिन्होंने न्यू कमर्स ने अभी स्टॉक मार्केट ज्वाइन करी है, सोच सकते हैं 5 मिनट में कितना बड़ा थंडरस्टॉर्म आ सकता है, कितनी बड़ी आंधी आ जाए तो साफ कर दे। वो चीज़ तो लोगों ने देखी भी नहीं ना अभी। तो लोअर सर्किट 5 मिनट में होता क्या है, तो अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर जिस दिन आ गया तो समझ में आएगा कि भाई ये है क्या, था क्या। अब जो HNI है उसको इस लेवल तक भी तैयार है, 2 मिनट में भी सर्किट लग जाए तो आप तैयार रहने चाहिए। सर्किट नीचे का भी लग सकता है, सर्किट ऊपर का भी लग सकता है। मार्केट आज 5 मिनट में 10% गिर गया तो 5 मिनट में 10% बढ़ भी सकता है। ये भी हो चुका, ये भी मैं बता देता हूँ ऑन कैमरा, एक बार अपर सर्किट भी लग चुका है मार्केट में। तो आप क्या उसके लिए तैयार हो? तो लोग उसके लिए भी नहीं तैयार होते। जरा सा गिर जाता है तो घबरा जाते हैं, जरा सा बढ़ जाता है तो खुशियों में इतने उतावले होते हैं कि वो बेच देते हैं, वहां से वो दुगना हो जाता है। तो हम हर तरीके, अडानी वाले केस में हुआ था जी, अडानी वाले केस में हिंडनबर्ग का जब सर्वे आया तो शेयर्स के रेट गिरे, बेच दिए लोगों ने, बेच दिए। लेकिन कुछ लोग उसमें ये बोल रहे थे कि अपॉर्चुनिटी है, खरीद लो। वो जो कुछ लोग थे ना मिश्रा जी, उन लोगों के काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि वो लोग ना, मैं इसको प्रोपेगेंडा बोलता हूँ, ये जो माहौल बना के किसी शेयर को गिरा दिया, वो लोग इस बात को पकड़ लेते,
कि बॉस ये ना एक्चुअल नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। इसको मैं एक थोड़ा और ये डिटेल में अपॉर्चुनिटी है। हाँ डिटेल में जाऊँ। हाँ हिंडनबर्ग अमेरिका की कंपनी है, उसने इंडिया की एक कंपनी पे एक रिपोर्ट निकाली। चलो आपने निकाल दी, आप शॉर्ट सेल फंड हो, फलाना ढिमका सब कुछ हुआ, और हमारी इंडिया की कंपनी काफ़ी गिर गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर हालत हो गई। बाकी हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस भी हुआ। मगर जो समझदार था बंदा, उसने तो पकड़ लिया भैया ये तो प्रोपेगेंडा है। अब उसी वक्त अमेरिका का एक बैंक है सिग्नेचर बैंक, बिल्कुल ठीक उसी वक्त वो बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। भाई अमेरिका के अमेरिकन बैंक का आपने वो तो पकड़ा नहीं कि ये तो बैंक करप्ट होने वाला है, हमारी चलती हुई कंपनी पे आपने एलिगेशन लगा दिए। और अब वो कंपनी बंद हो चुकी है। हिंडनबर्ग बंद होने के बाद उसका प्रमोटर अमेरिका छोड़ चुका है। देखो वो तो अपना काम कर गया, शॉर्ट सेल में क्विक पैसे कमाए और निकल गया, और हमारे कितने हजारों और लाखों लोग फंस गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मगर ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना, ये HNI पकड़ लेता है कि बॉस ये कुछ नहीं है, ये तो माहौल बनाया जा रहा है। तो मगर वो ट्रेनिंग से चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। उसके पास स्टैट्स होते हैं, उसके पास वो टूल होते हाँ, हैं, या टूल ये नहीं, दोनों चीज़ें, स्टैट्स भी हैं, इंफॉर्मेशन भी है, और एक ना इंटेलेक्चुअल जो बिल्ड करा जाता है उसका, वो समझ जाता है भाई ये कुछ हाँ। जैसे भाई एक अब जैसे एक सीनियर आदमी, एक मैनेजर आदमी, कैसे वो समझ जाता है कि नहीं ये नहीं ऐसे कर दो, कैसे वो नेगेटिवेट कर लेता है? एक्सपीरियंस। हाँ एक्सपीरियंस। तो इन चीज़ों का बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप इंटरनेट पे भी देखते हैं शेयर मार्केट के बहुत सारे एक्सपर्ट वीडियो बनाते हैं, अपना पेंडल दिखाते हैं, ठीक है, आज लोग इन्फ्लुएंस होके जाके डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं। करेक्ट। हर किसी को बहुत फास्ट रिच होना है, यानी कि जो एक साइकोलॉजी डेवलप हुई है जेनजी में कि 1 महीने में करोड़पति बनो, 6 महीने में करोड़पति बनो। इन सब चीज़ों को देख के क्या लगता है आपको, यार इनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, या इनको इन सब चीज़ों में जहाँ वो भटके हुए हैं कल को ये कुछ नहीं कर पाएंगे? तो क्या लगता है आपको जब आप इसको स्टडी करते हैं? तो देखो मिश्रा जी, क्योंकि उन लोगों की थोड़ा सा ना अपब्रिंगिंग में मतलब उतना टाइम और क्वालिटी नहीं लगी, इसलिए वो जेनजी हम उनको कहते हैं। पहले हमें ना एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि वो जेनजी क्यों बन गए पहले, फिर हम इस पे एक बार आएंगे। 2000 या 1995 से लेके 2010 तक का एक ऐसा दौर था, हमारे टीवी पे ना बहुत सारे ऐसे सीरियल आते थे, मतलब जो लोगों को ना बिल्कुल आंखें गड़ा के देखने पे मजबूर कर देते थे। उससे धीरे धीरे क्या हुआ कि फैमिली मेंबर्स आपस में एक दूसरे को ना शक की निगाह से देखने लग गए। धीरे धीरे फैमिली स्प्लिट होने लगी, न्यूक्लियर बन गई। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, न्यूक्लियर हो गई। अब न्यूक्लियर है तो घर भी लेना है, कार भी लेनी है, और सब कुछ लेना है, दिखाना भी है दूसरे को, दिखाना भी है। तो अब क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, अब बच्चे भी हो गए। बच्चों को कौन पाल रहा है? मेड पाल रही है या मोबाइल पाल रहा है? अब मोबाइल में क्या हो रहा है, हर सेकंड में एक नया वीडियो आ रहा है, अब उसे वही सच लग रहा है, तो वो कहता है जी मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, ये तो ठीक है, ये देखो मोबाइल में। अब उसे, अब इतना ज़्यादा वो मोबाइल देख चुका है, अब वो इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है, आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में हो रहा है। दिखाया क्या जा रहा है? क्विक मनी। लोग जैसे आपने बोला P&L दिखा देते हैं। भाई आपने P&L दिखा दिया, और वो कई बार आपने नोटिस भी करा होगा फेक होता है, तो अब सामने वाले को लगा कि हाँ वो अपना इंटेलेक्चुअल तो बना ही नहीं ना उसका, तो वो यूज़ ही नहीं कर पा रहा। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये तो मतलब कुछ भी जो दिखाया जा रहा है वो उसे सच लग रहा है। किसी ने दिखा दिया जी ये लो P&L देख लो, तो मान गया, मानने के बाद उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, फॉलो करने के बाद फिर पैसा डूब गया। तो वो जो एक इंटेलेक्चुअल बिल्ड होना था, बुद्धि, वो नहीं बिल्ड हो पाई। इसीलिए मैं आज तक किसी को भी अपना P&L नहीं दिखाया, और क्लाइंटों का तो मैं सोच ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो बहुत हाई नेटवर्थ के क्लाइंट है। मैं चाहता मिश्रा जी ये काम ना किसी भी क्लाइंट का P&L दिखा के मैं शायद कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लेता, मगर एक ना कंधों पे जिम्मेदारी होती है कि कोई बंदा 25-50 करोड़ पे बैठा हुआ है, कैसे मैं पब्लिक में उसका नाम ले दूँ, कैसे मैं लोगों के बीच में उसका शेयर कर, मतलब एक आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दूँ। तो वो फिर अपने को लगा भाई कम लोग मिले
मगर अपने बिल्कुल इंटेलेक्चुअल वाले लोग मिले जिन्हें पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, और मतलब रास्ता फिर अपना वैसे ही बनता चला गया। तो आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं 1 साल तक या ऑफलाइन पढ़ाते हैं? मिक्स रहता है। मिक्स रहता है। हाँ, डिपेंड, वैसे तो कुछ चीज़ें इस हालातों पे भी डिपेंड करता है, अदरवाइज मिक्स रहता है। हाँ, मिलते ज़रूर हैं, मतलब ऑफलाइन इवेंट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, बिहेवियर समझते हैं। अब मैं बिहेवियर पे भी एक लाइन बोलना चाहता हूँ। आप नोटिस कर रहे होंगे आजकल शेयर मार्केट में ना, मतलब जो ट्रेनिंग कोर्स बेच रहे हैं लोग, एक एक ग्रुप में 1000 500 लोग पढ़ा रहे हैं। हम एक फैमिली पढ़ाते हैं या एक बंदा पढ़ाते हैं? क्यों? एक फैमिली का एक बिहेवियर होता है, बिहेवियर के हिसाब से उसको पढ़ाया जाता है। और ग्रुप भी कभी बनेगा ना तो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, बस, इससे ज़्यादा नहीं बनाते। हम बनाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका टारगेट जो इसने सेट करा है ना, मान लो मैं कोई स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो वो स्ट्रैटेजी 2000 लोगों पे एक साथ काम कर जाएगी। सबका बिहेवियर अलग है, सबके पैसे अलग हैं, लेवल अलग है, स्टाइल अलग है, सिचुएशन अलग है। एक फॉर्मूला सबको बता दिया, कर लो, उसके तो पैसे हो गए। मगर हम वो सब नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग बिल्कुल ऑफलाइन भी लेंगे, ऑनलाइन भी लेंगे, मगर ऑफलाइन में बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रैटेजी, स्टाइल, सिचुएशन सब समझते हैं, और उसके बाद उसको पढ़ाते सब कुछ है। मान लो 50 टूल पढ़ा दिए, तो बताएंगे भाई ये तेरे 10 काम के हैं, बाकी तेरे बिहेवियर से जो मैच करते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि किसी को शेयर मार्केट में आने के पहले पढ़ाई कर लेनी चाहिए तो कितना अच्छा होगा ये? मतलब आई थिंक ये ही एक सोल्यूशन है, मैं ये कहूँगा। अच्छा। हाँ, देखो मिश्रा जी, अगर आप थोड़ा सा भी देखो, मान लो मेरा बेटा है, अगर ये शेयर मार्केट इतनी अच्छी है कि मैं अपने बेटे को बोल दूंगा कि ये ले 1 करोड़ रुपए और लगा दे मार्केट में, मैं बोलूँगा ना भाई पहले पढ़ समझ, 1 करोड़ मैं दूंगा बाद में, पहले तू 1 लाख को मैनेज करके दिखा मुझे 1 साल तक कितना परसेंटेज बढ़ा रहा है, फिर 2 साल बाद 3 साल, फिर मैं तेरे को दे दूंगा। नॉलेज है नहीं और हाथ में दे दिया उसको मैंने 1 करोड़ रुपया, आपको लगता है तो बंदर के हाथ में तलवार वाली बात हो गई। जाके पहले इंट्राडे में लगा देगा, वही सीख रहा है। मतलब वही है कि बंदर के हाथ में तलवार है, चला नहीं आती नहीं और घुमा दे। और यही हो रहा है सर, क्योंकि बहुत मुश्किल से सट्टा जुआ से बाहर निकला है ये इंडस्ट्री। नहीं तो मैं जिस गांव से हूँ वहाँ शेयर मार्केट में जुआ, सट्टा यही बोला जाता है, क्योंकि अभी इसको एजुकेट नहीं किया गया। करेक्ट। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे पता चला यार एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। करेक्ट। इट्स नॉट अ गेम। करेक्ट। एंड इट्स नॉट अ स्कैम। एब्सोल्युटली। ये प्रॉपर एक बिजनेस है। राइट। अगर आप इसको समझते हो, जैसे आप अगर कुछ चीज शुरू कर रहे हो, उसमें मैं 10 रुपया दे रहा हूँ आपको, और कल को आप ग्रो करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये जुआ कहाँ हुआ? करेक्ट। ये तो कोर धंधा हुआ। बिजनेस समझने वाली बात है। देखो ये वही वाली बात है कि बिना समझे जाओगे तो जुआ है, समझ के जाओगे तो देखिए, जब हम ये कहते हैं ना दुनिया में जो अमीर लोग हैं, जैसे कोई कहता है भाई आज अंबानी जी भारत में अमीर हो गए, अडानी जी अमीर हो गए, या फिर वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे रईस आदमी है, एलन मस्क दुनिया, ये कौन डिसाइड करता है अमीर? एलन मस्क आज हो गया या वॉरेन बफेट हो गए या अडानी जी हो गए, ये कौन डिसाइड करता है? बता सकते हो? शेयर मार्केट के बेसिस पे डिसाइड होता है। जब शेयर वैल्यू बढ़ती है उनकी तब पता है, जब मान लो आज शेयर कोई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो मार्केट कैप भी बढ़ती है, तो जितने शेयर मेरे पास होंगे उसके हिसाब से पता लगता है कि भाई ये फलाना बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। ऐसा कोई अकाउंटेंट थोड़ी ना बैठा हुआ 24 घंटे बराबर रिलीज कर रहा है। नो, ये सब नहीं होता। पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती हैं, उनका जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ता है तो पता लगता है अच्छा इतना मार्केट कैप हो गया तो भाई अंबानी आज सबसे अमीर बंदे हो गए, अडानी सबसे अमीर हो गए इंडिया के। तो ये बेसिस है। एक तरफ लोग इतना अमीर बनते जा रहे हैं उसी जगह पैसे लगा के, और दूसरा बंदा इसको जुए की तरह ले रहा है, और एक्चुअली जो जुए की तरह ले रहा है उसके पास कुछ नहीं है। ये भी एक बड़ी बात, केवल एक्सक्यूज के अलावा। हाँ, और जिसके पास बहुत कुछ है वो यहां से ही अमीर बन रहा है। हाँ। आप ये डिफरेंस को समझो। जो दुनिया के सबसे बड़े आदमियों में से वॉरेन बफेट हैं, वो तो दुनिया के सबसे बड़े आदमी ही इससे बने हैं, वो तो इन्वेस्ट करके बने। चलो एलन मस्क तो अपने शेयर की वजह से, शेयर बढ़ गया तो वो अमीर हो गए, मगर वो तो शेयर में इन्वेस्ट करके ही बड़े लगे। तो देखिए कितना बड़ा गैप है। एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर आदमी शेयर मार्केट की वजह से हैं, और एक तरफ जो अभी बहुत ही स्ट्रगल है अर्ली स्टेज में, वो, और कितना बड़ा गैप है। अब वो चाहते तो यहाँ तक पहुँचना है, अब नॉलेज लेना नहीं चाहते और सपना यहाँ का देख रहे हैं,
तो दोस्त फिर बीच में तो आप अपने हिसाब से ही चलोगे ना। इस पे मैं कबीर दास जी की एक लाइन भी बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोली, अध्यात्म के लिए थी, मगर यहाँ पे एकदम फिट बैठती है। उन्होंने ये बोला था कि भाई जो तैरा सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। इसका मतलब ये है, जिसने गहराई नहीं देखी अभी समुद्र की या नदी की, वो क्या पार करेगा उसको। तो वो तैरता रहा तैरता रहा तैरता रहा, और तैरने के बाद फिर उसे ऊपर ऊपर नॉलेज ली, और उसके बाद वो डूब गया, क्योंकि कुछ भी थंडर स्ट्रॉम आ गया तो वो ले जाएगा। मगर जिसको गहराई पता है, तो बस जो डूब गया नॉलेज में, वो पार हो जाएगा, उसको पता कैसे निकलना है। मगर एक बात और भी है, इस लाइन का ये भी एक मतलब है, जो डूबना है ना, वो आपको ट्रेनर बताएगा कैसे डुबकी लगानी है, डीप डाइव करनी है, और उसके बाद बाहर निकलने का तरीका भी बताएगा। तो एक बार उस नॉलेज से जब आपको ये पता लग गया ना डीप डाइव कैसे होती है, तो दोस्त डर खत्म हो गया ना, फिर काहे का डर है। और मैं कह रहा हूँ कि आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करें जी, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का जो आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है, सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग है, वो एक अलग लेवल पे होगा। करेक्ट। उसको डूज एंड डोंट पता होंगे, उसको ये पता होंगे कि अगर लॉस है सो दिस इज द एक्चुअल मार्केट लॉस, करेक्ट। प्रॉफिट है दिस इज अ कोर प्रॉफिट। करेक्ट। उसको वो तुक्का में नहीं एसेस करेगा। करेक्ट। आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग में ये है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो हमेशा आप रूमर्स में रहोगे। करेक्ट। आप दूसरे के रिकमेंडेशन पे अपने को रखोगे, आप उसके ऊपर हमेशा कोई वो कह रहा है तो आप वो कर रहे हो। प्लस कल को आप बढ़िया कोच नहीं बन सकते। कोच भी बनोगे, ट्रेनर भी बनोगे, तो अपने सेल्फ बिलीफ पे बनोगे। नहीं, आजकल तो बिना नॉलेज के भी कोच है। हाँ, बहुत से ऐसे वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि जो एचएनआई पकड़ लेता क्या बोल रहा है ये। सर इसलिए कोच है ना। देखिए कोचिंग का एक्चुअली इंटरनेट पे अभी कोई वैलिडेशन तो है नहीं। राइट। जिस दिन शेयर मार्केट के कोचेस का वैलिडेशन आ जाएगा कि भाई तुम्हारे पास इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। बल्कि मैं पता ये भी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सेबी को और एनएससी को ना एक इंटरव्यू भी लेना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि सर कि वो इंटरव्यू लेके, अगर आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे टीचर बनना है, कोर्स बेचना है, सो यू नीड सर्टिफिकेशन फ्रॉम सेबी। करेक्ट। आप बिना सर्टिफिकेशन के नहीं बेच सकते, और अगर बेचते हुए आप पाए गए तो फिर आपके ऊपर एक लीगल कार्रवाई होगी। नहीं, मैं इसके बिल्कुल फेवर। हाँ, क्योंकि ठीक है, टीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। ठीक है, भारत को एक गलत आज तक कोच मिला है, ग्रेग चैपल, और आज भी मीम्स उस पे बनते हैं। राइट। ठीक है, उसने सोचो इरफान पठान और यूसुफ पठान के साथ क्या किया। करेक्ट। इरफान पठान एक ऐसा ऑलराउंडर भारत के लिए जिसको सब एक्सपर्ट बनाने के चक्कर में खत्म कर दिया। ग्रेग चैपल आके पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस किया इंडियन क्रिकेट में। इसके पहले कहाँ था ये पॉलिटिक्स। राइट। तो यही है कि एक कोच गलत होने की वजह से ना पूरी टीम बिखर जाती, फिर वो कितनी बड़ी परफॉर्मर हो। और वर्ल्ड कप तो मिस हो ही गया। वो तो मिस, एक्चुअली ना जब इंजन ही खराब है, राइट, तो फिर डब्बो क्या कहोगे आप। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक मूवी आई थी मैदान सर, उसमें कैप्टन कोच में बड़ा डिफरेंस बताया था। करेक्ट। एक कैप्टन क्या होता है, कोच क्या होता है। ठीक है, कोच आपको ये नहीं बताता कि आपको जीतना कैसे, आपको हारना कैसे है। राइट। वो कैप्टन काम है कि आपको फील्ड में कहाँ खड़े होना है, क्या करना है। कोच इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, योर प्रेजेंस, स्ट्रेटजी। हाँ, स्ट्रेटजीज। आपका पर्सनल व्यक्तित्व फील्ड पे कैसे होना चाहिए। करेक्ट। आपको खुद कैसे खेलना है, आपका खुद स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। आई थिंक वही आप करते हैं एचएनआई मेंबर के लिए। किसी को आईपीओ लेके आना है मान लीजिए। अच्छा, अभी मैं बताऊं कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको फिनांस के बारे में कुछ भी नहीं पता। पहली बात तो उनको पैट, इबिटा, प्रॉफिट के बारे में नहीं पता। वो रेवेन्यू को प्रॉफिट मान बैठते हैं। करेक्ट। लोगों को P&L देखना नहीं आता, लोगों को टैली नहीं आता, लोगों को मतलब नहीं आता कुछ भी। इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। तो क्या एचएनआई में ये सब बेसिक भी क्लियर होते हैं? ये तो देखो एक मैंडेटरी चीज है ना। अच्छा, बट ये होता बहुत थोड़े बेसिक लेवल पे है। कारण ये है कि इसके आगे बहुत चीज है। मतलब आप किसी को भी जीरो समझ के बताते हो। हाँ, जीरो। हम ये मानते हैं तुम्हें कितनी नॉलेज है, मगर मेरे सामने आप अभी जीरो हो जाओ। हम क्योंकि सारे टॉपिक कवर करते हुए चलते हैं, सारे। अच्छा, तो ये सब रेशोज इतना छोटा सा पार्ट है इसका। अगर एक बिजनेसमैन आपके साथ जुड़ता है, ट्रेनिंग लेता है, तो उसका क्या प्रॉफिट है उसके बिजनेस फ्यूचर में, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग में या उन सब चीज़ों में, क्या क्या वो समझ जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन आपने पूछा है।
तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को भी प्रोटेक्ट कर लेगा। अच्छा, अगर वो एक ठीक ठाक लर्निंग लेके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अपने बिजनेस को इन्वेस्टिंग से प्रोटेक्ट कर लेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है। अब कल को अगर उसको आईपीओ लेके आना है या किसी को इक्विटी देना है, अब जब मान लीजिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी, शार्क टैंक के बाद ये तो समझ में आ गया कि इक्विटी क्या होता है, शेयर मतलब क्या होता है अभी तक वो भी नहीं पता, शेयर मार्केट क्या होता है, पैट बीटा क्या होता है, हमारे फिक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब लोग मोटा मोटा जान गए हैं। राइट। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अब उसको इन्वेस्टर चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं भाई हमें 10% की इक्विटी दे के इतना फंड ले लो। अभी इसका ही गेम लोग नहीं समझ पाते कि इक्विटी देते कैसे हैं, इक्विटी होता क्या है, उस पैसे को लेते कैसे हैं। तो क्या आपके एचएनआईज में ये सब भी कवर होता है? इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है, मिस्टर जैन है, ठीक है, फरीदाबाद में रहते हैं। उनको मैंने 2014 में पढ़ाया था। ठीक है, पूरी फैमिली को पढ़ाया था, 3 भाई और उनके जो बच्चे थे सबको पढ़ाया था। 14 लोग थे पूरे ग्रुप में। अब मैंने तो पढ़ा दिया साल भर, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी उनके साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट दी, जो भी बड़े थे छोटों को, और उसके साथ साथ बिजनेस डायनेमिक्स भी पढ़ाए। धीरे 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 करके आज वो इस लेवल पे हैं और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, उसमें से एक स्टूडेंट ने अपनी कंपनी लिस्ट करा ली है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो हुई मगर अपनी खुद की कंपनी भी लिस्ट करा ली है। कंपनी का नाम है नमो ई वेस्ट। अच्छा, नमो ई वेस्ट। हाँ हाँ हाँ। इनका पॉडकास्ट भी मेरे मतलब मैंने इनको एज अ गेस्ट बुलाया हुआ है। हम वहाँ पर ये बात करी है उनसे उस पॉडकास्ट में कि कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, कैसे उन्होंने कंपनी बनाई, उसके बाद अब आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें कवर भी करी है। तो मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है, जिस स्टूडेंट को पढ़ाया था आज वो अपनी कंपनी लिस्ट करा चुके हैं। और ऐसे मेरे करीब 3 से 4 स्टूडेंट और हैं, फंडिंग रेज कर चुके हैं, अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, और शायद मुझे लगता है अगले 2 से 3 साल में उनका भी आईपीओ आ जाएगा। ओके, एक बड़ा सिली सा सवाल है, हो सकता है बड़ा अटपटा सवाल हो। एक लेमैन के हिसाब से मान लीजिए जो कि हमारा कैमरा पर्सन है वो ये सवाल पूछता है कि सर शेयर मार्केट में जब कोई लिस्ट होता है तो एक शेयर का वैल्यू होता है, मान लीजिए कोई 1000 रुपीज़ या 200, 100 से शुरू किया, चलो 100 लेते हैं एक आइडियल अमाउंट। सो 100 रुपए का जो शेयर होता है वो ऑटोमेटिक 150, 200, 300, 400 कैसे होता है, इसको कौन करता है? बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए आज कोई कंपनी मार्केट के अंदर आई, जब वो मार्केट के अंदर आती है ना तो पब्लिक को आने से पहले बताती है कि भाई हमें ये पैसे क्यों चाहिए, हम क्या करेंगे इस पैसे का, कितना शेयर लेके आ रही है। हाँ वो सब तो बताते हैं, मगर इस पैसे का हम क्या करेंगे। मान लो होंडा कहती है हम कार बनाएंगे, तो अपने प्रपोजल के अंदर सारी चीज़ें बताते हैं। अब उस प्रपोजल को सब लोग पढ़ते हैं, जो मतलब एचएनआई तो हर बंदा पढ़ता है, कहते हैं ना पढ़ता भी नहीं है, घोटता है, एकदम पी जाता है उसको। अब उसमें से मान के चलो 70% लोग कहते हैं हम पैसे देंगे इसको, तो पैसे मिल गए। 30% कहते हैं जी मैं थोड़ा देख लूँ, नई कंपनी आई है चले ना चले, तो 30% पैसे नहीं देते। अब धीरे धीरे वो जो उन्होंने बोला था कि मैं इस पैसे को कार बनाऊंगा, इससे मैं इसके बाद इसको यहाँ बेचूंगा, ये मेरे प्रॉफिट मार्जिन होंगे, इस सेगमेंट के लिए कार है, वो सब बताता है। अब जो उसने बोला था क्या वो अचीव कर रहा है, इस बात को देखा जाता है। अगर वो स्टोन बाय स्टोन हर माइलस्टोन पे अपने जैसे क्वार्टर बाय क्वार्टर चीज़ें अचीव कर रहा है, तो फिर अब नए लोगों का इंटरेस्ट जागता है। जो रह गए थे ना 30 लोग, अब उनका इंटरेस्ट जागता है। अब क्या होगा इसके बाद, अब वो लोग आएंगे शेयर को खरीदने के लिए। अब पुराने लोग क्या कहेंगे, भाई मैं तो 150 में बेचूंगा, 100 में मैंने खरीदा था। तो नया बंदा कहेगा ठीक है मैं 150 में भी लूँगा। क्यों? उसको पता ये तो आगे बहुत चलेगा, क्योंकि इसने जो बोला था वो अभी तक कमिट कर, मतलब वो डिलीवर कर दिया। इस तरीके से जैसे जैसे नए लोग आएंगे तो पुराने लोग बढ़ा बढ़ा के अपना प्राइस उसको बेचेंगे। अगर तो इस तरीके से अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर प्राइस बढ़ता है और एक नई वैल्यू पे पहुंचता है। पुराने लोग अगर नहीं बेचना चाहें, वो फिर प्राइस अच्छा ऑफर होता है तो बेच देते हैं, तभी तो शेयर प्राइस बढ़ता है। अच्छा भाई शेयर प्राइस क्यों बढ़ता है? सामने का अच्छा ऑफर आएगा बिक जाएगा। आप कब तक नहीं बेचोगे? ऑफर बढ़िया आ गया क्या करोगे? कई बार देखा है ना, एक ही दिन में 20% भाग गया। अभी एक ही दिन में 20% भागना, एफडी में साल के मिल रहे हैं 8% या 1% एक ही दिन में 20% भाग गया,
तो समझदार बंदा जो होता है वो कहेगा भाई चल थोड़ा सा तो निकाल। कोई अटपटा अनोखा ऐसा केस सुना है आपने, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हुआ हो? एक्सपेक्टेड ग्रोथ तो बहुत देखी है, अनएक्सपेक्टेड भी बहुत देखी है, मगर फिर वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाती अगर अनएक्सपेक्टेड होती है तो। अच्छा, फिर वो वापस सो HNIs उसको किस सेंस में लेते हैं? पकड़ लेते हैं ये कि ये एक्चुअल में इसमें दम है नहीं है, अच्छा, ये अननेसेसरी बढ़ रहा है, वो बात वो पकड़ लेते हैं। जो न्यू लिस्टिंग्स है या जिसने अनाउंसमेंट कर दिया भाई मैं 2 महीने बाद IPO आ रहा है, तो HNIs का देखने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल उन अलग कंपनियों को उनको अलग तरीके से वो असेसमेंट करते हैं उसका, हाँ। कि ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, पैसा Correct. लगाना ठीक है या नहीं Yes. है। तो उसको बिजनेस में ना एक कन्विक्शन होता है कि ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि वो भाई अपनी सारी डिटेल तो पहले बताते हैं पैसे मांगने से पहले। वो उस रिपोर्ट को पढ़ के समझ जाता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को देख के समझ जाता है, और उसके बाद वो उसको लगता है भी मुझे लगता है बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा तो पैसे लगाता है। कितने HNIs लॉस में चले जाते हैं? देखो मिश्रा जी, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, कि मगर मैं ये कहूंगा कितने HNIs का डिसीजन गलत हो जाता है, या एक HNIs के कितने डिसीजन गलत हो जाते हैं, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे को ये लगता है जी वो रिस्क हर कोई ले रहा है, मगर वो रिस्क पढ़ने के बाद ले रहा है, तो इसलिए उसके फेलियर की संभावनाएं तो है मगर बहुत कम है। मगर इसमें एक स्ट्रेटेजी बताता हूं मैं आपको, वो अपने आप को कैसे बचाता है। वो ये कहता है भाई एक शेयर अगर गिर गया मेरा, मान लो 20 में से धोखा हो गया, स्कैम हो गया, बिजनेस नहीं चला, 3 नहीं चले, 4 नहीं चले, 5 नहीं चले, 15 तो है। 5 कितना गिर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएंगे, इसके बाद तो लॉस नहीं होगा। मगर अगर चलेंगे तो ऊपर जाने की कोई सीमा नहीं है। तो एक तो अगर 1 या 2 शेयर गिरते हैं तो ऐसे अपने आप को बचा लेता है। गिरने का मतलब मैं क्लियर कर दूं, अगर किसी में स्कैम हो गया, डिमांड खत्म हो गई, उनकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरी गिरावट क्या होती है, एक ना सेक्टर में गिरावट आ गई तो ये कोई मंदी नहीं होती। सेक्टर में गिरावट है, आज नहीं तो कल वो चल जाएगा, कल चलेगा। हाँ, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को भी तो डेवलप्ड इकोनॉमी बनानी है। डेवलप्ड इकोनॉमी तब बनेगी ना जब सारे सेक्टर चलेंगे। किसी एक सेक्टर के बूम करने से थोड़ी ना आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी। तो सूनर और लेटर गवर्नमेंट उस पर फोकस करती है, वो टर्न अराउंड हो जाती है स्टोरी। समस्या कहाँ आती है, जब पूरी मार्केट धराशायी हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे 2008 और 2020। वहां पे HNI, अब जो स्ट्रेटेजी में बताऊंगा आपने शायद इसके बारे में पहली बार सुना होगा, और सुना हो तो मुझे बता देना। वो अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस लेके चलता है। अच्छा, अगर पूरा मार्केट धराशायी हो गया तो उसका वो लॉस नहीं है, लॉस नहीं है, फिर बोल रहा हूं आपको, तो वो मौके में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ा मौका जो उसको अल्ट्रा HNI बना देता है। क्या ये सबको पता है इक्विटी इंश्योरेंस के बारे में? आप पूछो अपने, मैं तो यही कहूंगा अपने जितने भी ऑडियंस है पूछो और उनको बोलो भाई अगर पता है तो कमेंट्स में बताए। अच्छा, क्योंकि ये शायद मतलब HNI करके रखता है, रिटेल का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पता है नहीं पता, पता है तो करता है नहीं करता। देखो ये भी 2 बातें हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन तो है, अब अप्लाई करते नहीं करते, एक्सपीरियंस बना नहीं बना, नॉलेज है नहीं है, ये भी तो एक डिफरेंस है ना। हो सकता है किसी को पता हो मगर कर रहा है क्या। मगर HNI मतलब उसके लिए तो सख्त नियम है, क्योंकि पढ़ा हुआ है तो उसको नियम तो बताएंगे तो फॉलो करने में तो फिर ये बता दिया भैया ये इंश्योरेंस आपको हर महीने करना है, क्योंकि एक HNI यहां से उठ के यहां आया है, पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, 2008 में गिरावट आई थी, 6300 का निफ्टी इंडेक्स 2200 आ गया था, ठीक है जी। आपको पता है वो कितने टाइम बाद फिर पलट के 6300 पहुंचा था? 2000 आई थिंक 14 के आसपास। 8 से 14 6 साल हो गए भैया, हम ये क्या तमाशा देखने आए हैं? वेल्थ पहुंच गई यहाँ, फिर 1/3 हो गई, फिर 6 साल बाद घूम के आई, तो हमें क्या मिला? ये HNI स्टाइल नहीं है। HNI क्या करेगा, इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करके रखेगा। मान लो आज 50 करोड़ पे है, करेक्शन आ गई 65% की, तो जी 50 करोड़ का पोर्टफोलियो रह जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 करोड़। इजी कैलकुलेशन के लिए 15 करोड़ पकड़ रहा हूँ, 35 करोड़ का लॉस हो रहा है। इस 35 करोड़ की गिरावट में मोटे तौर पे आपको 30 करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे। अच्छा,
इस 30 करोड़ को आप री इन्वेस्ट कर दो जिस दिन मार्केट में सेल लगी हुई है। सेल का मतलब है भयंकर करेक्शन आ रखी है। देखो अब मजे की बात बताऊं मैं आपको, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अरे विजय जी ये बॉटम तो हमने भी पकड़ लिया था, यहाँ से तो मार्केट पलटेगी ये तो हमें पता था। थैंक यू सो मच। पैसे कितने लगाए थे? पता। एक सैलरीड क्लास कितने पैसे लगा देगा आप बताओ? अरे 20,000 लगाए, 30,000 लगाए, 50,000 लगाए। बिजनेसमैन कितने लगा देगा? 10-20 लाख रुपए। बस यही। हाँ ठीक है, HNI 30 करोड़ रुपए लगा रहा है। हाँ। 2008 के बाद मार्केट 10 गुना हो गई, तो वो 45 करोड़ रुपए, क्योंकि 15 करोड़ का पोर्टफोलियो रह गया था, 30 करोड़ और लगा दिया आपने, 45 करोड़ हो गए, और वो वहां से 10 गुना हो गए। कितने हो गए? 450 करोड़। और फिर एक करेक्शन आ गई 2020 में, तो अब कहां पहुंच गई ये आपको पता है। अच्छा, इसीलिए आप कह रहे हो कि अगर आपके पास सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग आ गया, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग आ गया, करेक्ट, तो फंड भी आपका अच्छा होना चाहिए। छोटे फंड से कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं छोटा फंड तो हो कोई बात नहीं, मगर इंश्योरेंस हो। इंश्योरेंस ने दिए ये 30 करोड़ रुपए। अच्छा। इस 30 करोड़ को लगाने के लिए आपने गोल्ड नहीं बेचा, प्रॉपर्टी नहीं बेची, FD नहीं ली, बिजनेस से इनकम नहीं लाए, पत्नी के गहने नहीं बेचे, कुछ नहीं करा, इंश्योरेंस कर रखा था। मार्केट गिर गई, इंश्योरेंस ने कहा ये लो पैसे, तो अब गिरी मार्केट, उसने उठा के पैसे डाल दिए। अब ये इंश्योरेंस कंपनी ने, मान लो जैसे आज एग्जांपल लो, मेरे पास कार है, 10 लाख रुपए की कार है, इसका 3% का इंश्योरेंस होता है, जीरो डेट, 30,000 रुपए का। अब मैंने इंश्योरेंस दे दिया, अब मेरे को इंश्योरेंस का फायदा तब होगा ना जिस दिन एक्सीडेंट हो जाएगा या चोरी हो जाएगी। तो जिस दिन एक्सीडेंट होगा तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा भैया आओ देखो और पैसे दो। जितना मेरा पोर्टफोलियो गिरेगा शेयर मार्केट में, जितना गिरावट होगी उसका 90% तक मुझे मिल जाता है। हाँ, मतलब टेंशन फ्री होके आप फ्लाई कर रहे हो या। तो आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग यही है जी। आप यहाँ पे तमाशा देखने नहीं आए, वो वहां पे 20 करोड़ हो गए, फिर करेक्शन आ गई मार्केट में 5 साल की, वो 20 करोड़ फिर आपके 8 करोड़ रह गए। तो आप क्या तमाशा देखने आए हो? ना आपने उस अपॉर्चुनिटी को यूज करा ना इसको यूज करा। भाई पीक पे गए थे तो इंश्योरेंस कर लेते, तो आपका हाईएस्ट वैल्यू प्रोटेक्ट हो गई। जब बॉटम पे थे उसी वैल्यू को डाल देते, ना आपने वो यूज करी ना ये यूज करी। इतना समझ होना चाहिए। बस वो HNI ये सब चीजें करता है। वो उसका ध्यान सिर्फ एक चीज में होता है, इन चीजों को कैसे और इम्प्रोवाइज करे, वो इन चीजों में लगा रहता है सारा दिन। जैसे मैं अभी बताता हूँ, कल मैं एक क्लाइंट को पढ़ा रहा था, ज्वेलर है, वो बड़ा काम है। तो अब आपको तो पता ही है जी, गोल्ड एकदम पीक पे है आज की डेट में, 1,20,000 के ऊपर चला गया है। अब वो इनका दिमाग ये चल रहा है, अब इसका इंश्योरेंस कैसे करना है। समझो बात को, गोल्ड एक बार इतनी बड़ी तेजी दिखा चुका है, इससे पहले मतलब दिखाया तो कई बार चुका है। $100 का माल $875 हो गया था। ये कॉमिक्स के नंबर बता रहा हूं मैं सारे। $100 से $850, मजे आ गए। 850 से फिर 250 हो गया। कर क्या रहे हो तुम? वो भी देख लिया, ये भी देख लिया, करा कुछ नहीं, बैठे हैं जी। और आपको पता है वो $850 पलट के कितने साल बाद आया है? 30 साल बाद। तो 30 साल तक भाई साहब वो $850 का एडवांटेज नहीं लिया, आपने $250 का नहीं लिया। हम क्या कहते हैं, जैसे ही नया पीक बने इंश्योरेंस कर दो। हाँ, तुम्हारे पास कुछ तो बच गए ना। हाँ। भाई 850 में से कम आप पौने 800 रुपए तो बचा ही लोगे। अब वो गिर गया नीचे, फिर पैसे डाल दो, फिर घूमेगा, फिर वेल्थ बन गई। तो यहाँ HNI बहुत अपना विचार मंथन करता रहता है, तब जाके वो यहाँ तक पहुंचा है। फिर ट्रेनिंग लेता है, प्रॉपर टाइम, अटेंशन, फोकस, एनर्जी सब लगाता है। उसके बाद फिर तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। इसलिए वो कोई तुक्के में हाय मेरी किस्मत खराब है वो सब नहीं बात करता। उसका दिमाग चल रहा होता है कि ये सिचुएशन होगी तो मैंने ये करना है, ये सिचुएशन होगी तो वो करना है। वैसे गोल्ड कहाँ तक जाने वाला है सर आपके हिसाब से? दुनिया में कोई नहीं बता सकता मिश्रा जी ये बात, ये कहाँ तक जाएगा और कब जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, एक छोटा सा काम कर लो, जितनी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं जैसे जैसे बढ़ता रहा इंश्योरेंस खरीदते रहो बस। अगर यहां से और ऊपर गया तो इंश्योरेंस का खर्चा लग गया साल का 2%, साल का। पिछले कुछ महीनों में ही 50% बढ़ गया है, तो 2% तो देना साल का कोई बड़ी बात ही नहीं अगर 50% बढ़ जाए, पहली बात। और यहां से गिर गया मान के चलो तो इंश्योरेंस सारा लॉस आपको वापस कर देगा या 90% तो कर ही देगा, तो आप बच गए। अच्छा, अभी आप क्या मानते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गोल्ड में? कैसा टाइम या जाएगा? देखो ये टाइम तो वैसे मतलब जो आपका अपना HNI थोड़ा बहुत ले सकते हैं, मगर बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट इन लेवल्स पे नहीं करना चाहिए अभी। नहीं, जिस पे है उसको इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। कोई भी कर सकता है इंश्योरेंस? हाँ
भाई कार आपके पास है, आप कर लो। तो या पर्टिकुलर कोई कंपनी करती है इंश्योरेंस का? एक्सचेंज के थ्रू होता है। अच्छा, एक्सचेंज के थ्रू होता है। सर गोल्ड आपने लिया फिजिकल, ले लिया, हाँ। ठीक है, आज है 1.30 का भाव, मैं कहता हूँ 5 लाख हो गया, ठीक है जी, 5 लाख पे तो बड़ी खुशी होगी, अरे वाह क्या रेट हो गया। कोई एक्शन लिया आपने? नहीं लिया, वो फिर घूम के 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो गया, तो वो तो तमाशा हो गया ना। तमाशा देखने नहीं आता HNI। HNI क्या करेगा, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा इंश्योरेंस के पैसे बढ़ता रहेगा, और वो वैल्यू 5 लाख की कम से कम 4.5 पौने 5 लाख रुपए तक तो वैल्यू लॉक कर देगा। अब वो अगर 2 भी आ गई तो भी उसको उतने ही पैसे मिलेंगे, 4.5 पौने 5 लाख रुपए। ये है इंश्योरेंस। अच्छा सर, अभी आप देख रहे होंगे कि हर जगह क्रिप्टो 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 बिटकॉइन की बात हो रही है। जो ट्रम्प सरकार है रेगुलेट कर रही है उसको, या तो नॉर्मल अभी उसका जो इन्वेस्टमेंट है या ठीक है वो बिटकॉइन की तरफ है। तो अभी बड़ा क्रेज़ है भारत पे क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, कितना सीरियस लेते हैं आप इसको? देखो HNIs के लिए तो हम मना करते हैं, बट अल्ट्रा HNIs को हम सिखाते भी और वो करते भी, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा। डाइवर्सिफिकेशन हो गया ना। असेट क्लास का भी तो डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टीज, बिटकॉइन। अच्छा वैसे बताइए, सॉलिड इन्वेस्टमेंट किसको मानते हैं आप? इक्विटी को। अच्छा, इक्विटी को। उसका कारण भी बता देता हूँ। जब हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे पास ना एक बैलेंस शीट है जिसको मैं पढ़ सकता हूँ। आप गोल्ड में पैसे लगा रहे हो, बिटकॉइन में लगा रहे हो, कोई बैलेंस शीट है? नहीं। तो क्या एनालिसिस करोगे, क्यों बढ़ा है नहीं बढ़ा है? हाँ पता ही हमारे पास हर 3 महीने में कंपनी की रिपोर्ट आ जाती है। आप उस रिपोर्ट में बैलेंस शीट पढ़ते हो, चीजें समझते हो और उसके बाद अपना डिसीजन लेते हो। मगर कमोडिटी के अंदर, गोल्ड में, सिल्वर में और बिटकॉइन के अंदर कोई बैलेंस शीट है? क्या है? केवल न्यूज। न्यूज का एनालिसिस कोई कर सकता है क्या? कोई पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूट है जो ये पढ़ाए कि भैया न्यूज का कैसे एनालिसिस होता है, कितना शेयर या कितनी कमोडिटी बिटकॉइन ऊपर जाएगा इस न्यूज की वजह से? कोई बता सकता है? कोई एक्सपर्ट है? कोई बुक है? कोई ट्रेनिंग मेटीरियल? कुछ नहीं होता। तो मैं कैसे करूं एनालिसिस? और दूसरी बात, हम क्यों मना करते हैं उनको, HNIs को? देखो इंडिया के अंदर ना एक तो बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है। मैं ना जस्टिफिकेशन देता हूं पूरा, लीगल टेंडर नहीं है। आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको मैक्सिमम टैक्स स्लैब के हिसाब से पैसे भरने पड़ेंगे। कोई स्कैम हो गया, कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर ही नहीं कर रखा। तो फिर इसके बाद भी अगर आपको करना है तो इंश्योरेंस के साथ करो। तो इसीलिए HNI को मना करते हैं और अल्ट्रा HNI को बोलते हैं कि भाई तुम इंश्योरेंस के साथ करो, अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ आ गई है और यहाँ से ग्रोथ लगती है तो। हाँ, कि अब तब तक आपको इतना सेंस हो गया है कि हाँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे बिटकॉइन कैसे चलेगा, इसके लिए दुनिया की समझ होनी चाहिए आपको। दुनिया में कैसे काम होते हैं, कहाँ पे करेंसी का काम होता है, कहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, कहाँ पे बिटकॉइन यूज हो रहे हैं, इसके लिए वो गेम भी तो समझना पड़ेगा। अगर क्रिप्टो की बात करें, जैसे मैंने भी क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा समझा था, तो मुझे वो सॉलिड सोर्स नहीं समझ में आया। जैसे आपने कहा कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो तो एटलीस्ट आपके पास भाई प्रूफ तो है, उसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? तो यानी कि आप हैवी फंड अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर वो इतना रिस्क उसमें ज़्यादा है। हैवी फंड तो नहीं करना चाहिए। हम भी उनको यही कहते हैं भाई 1-आधा% करना है अपने प्रॉफिट का, तो कर लो। क्योंकि बट उसके लिए वो समझ भी होनी चाहिए आपके। इसीलिए तो हम लोग यही कहते हैं भाई पहले आप अपनी समझ को बनाओ, उसके बाद फिर अपने प्रॉफिट का एक छोटा सा पोर्शन लगा दो, क्योंकि आपकी कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है और दुनिया में क्या बदलाव आ रहे हैं अगर आप उन चीज़ों को समझते हो तो ही करो। इंडिया को ध्यान में रख के तो बिल्कुल मत करो अभी। अच्छा, आपके पास किसको किसको आना चाहिए, किस स्टेज पे आ जाना चाहिए आपके पास? 5 करोड़ के ऊपर। 5 करोड़ से पहले हमारे को मतलब आ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है ऑन बोर्ड नहीं करते, बहुत रेयर केस में तो ऑन बोर्ड करते हैं 5 करोड़ से नीचे का पोर्टफोलियो को। अच्छा, तो पोर्टफोलियो आप चेक करते हो पहले आप? हम मतलब उतना पता रहता है हमें। अच्छा, हाँ, वो एक बात करते करते अंदाजा हो जाता है। अब मान लीजिए किसी के पास वो 5 करोड़ तक जा तो सकता है बट उसको अभी नहीं पता है, तो फिर तो उसको हम लोग अलग से स्क्रीनिंग होता है। एक तो हम फॉर्म भरवाएंगे, फिर एक काइंड ऑफ एक इंटरव्यू होगा जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें इसको ऑनबोर्ड करना है, हम इसको ट्रेनिंग दे भी पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये होता है। मतलब वो हमारे लिए एक राइट फिट है नहीं है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट जो है राइट फिट है कि नहीं हाँ, है। हम सबको नहीं ट्रेनिंग दे पाते। हाँ, क्योंकि देखिए मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ, कोई बंदा आपने देखा होगा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है, नए साल पे सब बंदे कल से जॉगिंग और ये जिम और वो स्विमिंग, ठीक है जी। हम तो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में तो ठंड भी बहुत पड़ती है, उस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही पड़ती है। 1 तारीख को जो रेजोल्यूशन बनता है 5 तारीख को गायब हो जाता है। तो हमें ये देखना होता है वो कितना कमिटेड है हर हालात में। अगर वो हमें लगता है कमिटेड है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। फीस वगैरह क्या स्ट्रक्चरिंग आप रखते हैं वैसे? HNIs के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, मगर बाकी लोगों को लगता है हमारी काफ़ी फीस है। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत एक्सपेंसिव भी कह देते हैं बहुत लोग, बट ठीक है, बट HNIs के हिसाब से कुछ नहीं। ग्रेट। और उस वैल्यू के हिसाब से कुछ नहीं जो आप वैल्यू डिलीवर करते हैं ड्यूरिंग हाँ, द उसका सेशन। तो फिर हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी है ना, हैंडलिंग सपोर्ट। पर्सनलाइज्ड भी है। अच्छा, हाँ और अगर कोई अप्रोच आपको करना चाहे तो क्या कोई पेज है, वेबसाइट है, हाँ, नंबर है? vijaykaushik.com है, वहाँ पर जाए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और फिर हमारी 1-to-1 बात हो सकती है। जो भी स्लॉट अवेलेबल होगा वो उनको दिख जाएगा। अच्छा, वो डिस्कस करें उसके बाद? पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस आओ और पैसे दो और हो गया, वो हम काम नहीं कर सकते। मतलब एक मंत्र जो होता है या एक स्ट्रैटेजी 1000 लोगों में बांट दी जाए, मुझे नहीं लगता वो काम भी करेगी। तो हम पहले चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद आपको ऑन बोर्ड करेंगे। हाँ, प्रॉपर स्क्रीनिंग हो कि मतलब आपकी ज़रूरत मुझे और मेरी ज़रूरत आपको क्यों देखो है। टाइम बहुत कीमती है, आपका भी, That's मेरा भी very और उनका भी, important। सबका। हाँ। तो हम अपना वो टाइम बेस्ट लगा पाए, और वो लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये बात हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है नहीं हो पाएगा तो हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि नहीं पढ़ा पाएंगे। जहाँ हमें लगता है कि भले ही अभी HNI नहीं बना, एम्बिशियस HNI है और हमें लगता है कि यस ये बंदा आगे बढ़ सकता है, तो उन्हें ऑन बोर्ड कर लेते हैं। ग्रेट। मगर उनके लिए ज़्यादा सख्त नियम होते हैं। वैसे कितनी संख्या होगी आपके HNIs की, अगर अप्रॉक्स मैं अगर 10 साल में बताऊं तो शायद मैंने 150 लोग पढ़ाए होंगे 150 HNIs? बस। क्योंकि आप पर्सनलाइज्ड वो देते हैं और वैसे limited हमने देते हैं। ग्रुप भी है, ग्रुप में भी करते हैं। जो ज़्यादातर एम्बिशियस HNIs होते हैं वो ग्रुप में पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो एक तो फीस का एडवांटेज होता है, फिर उनको लगता है मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आए तो दूसरे के में आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, दैट्स ओके। तो ग्रुप जो होता है वो हम लोग उनको उनके लिए है। HNIs अल्ट्रा HNIs सिर्फ 1-to-1 ही पढ़ते हैं। लास्ट सवाल सर, SIP को लेके क्या आपका होता है कि क्या SIP सबको करना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो सैलरीड पर्सन हो? ओके, मैं इसमें ना 2 बातें बता देता हूँ। ये एक पैरामीटर है किसी को भी SIP स्टार्ट करने के लिए। अगर वो दोनों पैरामीटर पे टिक कर रहा है तो करे, नहीं तो बिल्कुल मत करे। ठीक है। पहला, म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस नहीं कर सकता। अच्छा। बाय कंप्लाइंस नहीं कर सकता। हम्म। तो अब आपने देखा होगा जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है तो लोग टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे घर खरीदना है, बेटे की शादी, बेटी की शादी या बच्चों की पढ़ाई। तो बड़ी उनको डिसीजन लेने तो इसलिए वो SIP करते रहते हैं। अब मान के चलो 1 साल में, अब जब बेटी की शादी अभी डिसाइड हो गई है, फलाने साल में उसकी शादी है, उसी साल अगर मार्केट गिर गई तो शादी क्या पोस्टपोन करोगे? नहीं। तो फंस गए। तो ये एक रिस्क है। बेटे को आपको पढ़ाई के लिए MBA के लिए बाहर भेजना है, मान लो आपका बजट 2 करोड़ रुपए का है, और उसी साल अगर मार्केट गिर गई उसके जाने से पहले या फीस देने से पहले, क्योंकि फंड मैनेजर तो आपको एक लाइन पकड़ा देगा, भैया इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर आप भयंकर तरीके से फंस सकते हैं। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, इस पर्टिकुलर साल में पैसे चाहिए, फलाने साल में पैसे चाहिए, तो आप SIP कर सकते हो। बट एक बात फिर भी ध्यान रखना, इंश्योरेंस नहीं हो सकता। ये 2 बातों को आप रिव्यू करो और फिर इन्वेस्टमेंट करो। इससे संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम आंसर कर देंगे। अब बीच में जैसे अभी हुआ था म्यूचुअल फंड का ना, तो बहुत सारे लोग विड्रॉ करना शुरू कर दिए। जैसे SIP कोई करते हैं, SIP के अलावा कोई 1-2 ऑप्शन जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर मतलब सीखने के बाद, पहले मैं ये लाइन बोल दूं, सीखने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा निकालें, इन्वेस्ट करें इंश्योरेंस के साथ, तो आप बड़े लेवल को अचीव कर लोगे। अच्छा, आपके पूरे डिस्कशन में इंश्योरेंस यानी कि
ये एक स्ट्रेटेजी है जो सिंप्लीफाइड वे में हमने बता दी। ऐसी कम से कम 10 से 15 स्ट्रेटेजी हैं। मैं समझ गया, एक मिडिल क्लास भी देखिए कवर चाहता है ना। राइट। आज आप फ्लाई भी करते हो तो लास्ट में पूछता है भाई इंश्योरेंस कराना चाहते हो, 300 रुपया दे दो, लेकिन तुम्हारा कल को क्रैश हो गया ना तो ये आपके फैमिली को मिल जाएगा। मगर ये तो आप ही को हेल्प करेगा ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, उसमें भी लोग नहीं करते। वो थोड़ी ना मेरा फ्लाइट क्रैश करने वाला है, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो भी उसको लगता है 300 रिस्क नहीं, 300 ही तो है। 300 ही तो फैमिली तो बचेगी, फैमिली तो बचेगी। यहाँ तो वो खुद भी है तो इसलिए करते ही करते हैं। और HNI से मरने का नहीं टेंशन है ना, तो ये तो इसलिए है कि यार हाँ नहीं मिश्रा जी, आप एक भी चीज देखो कि आप 5 करोड़ से मान लो 25 करोड़ पहुंच गए, आप यहाँ वापस उसी लेवल पे जाना चाहते हो क्या? तो इतनी बड़ी वेल्थ का मान लो साल का 2% का इंश्योरेंस है, दे के नक्की करो और वही लेवल मेंटेन करो। सही बात है, मतलब आपने बहुत बड़ी बात बोली। नहीं तो लोगों को क्या है कि मतलब ये यहाँ से कब डाउन आ जाए, किसी को पता है। और यही लोगों को पता है कि यार जब ये गिरेगा ना तो सब चीजें खराब हो जाएंगी। लोग इसी की प्रेडिक्शन में ही लगे रहते हैं। हाँ अबे भाई क्यों कर रहा है तू? पूरी दुनिया का प्रेडिक्शन ठीक है आप कर सकते हो, मगर एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। टेक्निकल एनालिसिस से, मार्केट इंटेलिजेंस से, ऑप्शंस की हेल्प से ये काम हो सकता है, मगर आप 100% एक्यूरेट हो भाई ये तो नहीं हो सकता। तो इससे अच्छा इसमें एक अपना बेसिक एनालिसिस करें, बाकी इंश्योरेंस करते हुए प्रोटेक्शन लेते चले, क्योंकि आप अगर इस लेवल पे आ गए हो तो पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकते। लास्ट सवाल वो था, लेकिन एक और लेंगे। इंटरनेट में बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं शेयर मार्केट के बारे में बताते हुए कि कोर्स ले लो या सिखाते हुए, देख के क्या लगता है यार कि इस बंदे के पास 100% का अगर जो नॉलेज है एक कोच का, तो कितना % नॉलेज आप पाते हैं उन लोगों में, कोचेज में? हाँ मैं देखो कुछ कहना नहीं चाहता इस बारे में कहीं, मतलब एक टीचर बोल रहा है। देखिए मैं एक टीचर सवाल पूछ रहा हूँ कि एक टीचर जब देखता है आज जो पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो आपको जो देख के लगता है यार कि इस बंदे को तो खुद पढ़ना चाहिए। मतलब शायद मुझे लगता है अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो 100 में से शायद मुझे लगता है 98 लोगों को पढ़ाना चाहिए, 98। और आप अगर सर्टिफिकेट, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, आप मेरी बात को जस्टिफाई कैसे करोगे मैं अभी बता देता हूँ। वो ज्यादातर ना एक ही स्ट्रैटेजी बता रहे, कोई RSI पे ज्ञान दे रहा है, कोई ऑप्शन राइटिंग पे दे रहा है, कोई कुछ रेशियोज बता रहा है, एक ही चीज। मगर क्या वर्ल्ड कप जीता जा सकता है? वेल्थ बन जाएगी सारी सिचुएशंस में? आप इस बात को सोच, खुद ही समझदार हो, इसको सोच लेना। अगर एक स्ट्रैटेजी में बन जाएगी वेल्थ, कुछ 1000 लाखों की बात नहीं कर रहा मैं, हो सकता है वो बन जाए। अगर वेल्थ बनानी है तो दोस्त हर मार्केट के हिसाब से सारी स्ट्रैटेजीज आपके पास होनी चाहिए, तो आप वेल्थ जरूर बना पाओगे। इसको काट देना जरूर वाले को, तो आपके वेल्थ बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके ठीक है, तभी वर्ल्ड कप जीतेंगे ना, तभी वर्ल्ड कप जीते। इट्स ऑल अबाउट वेल्थ एंड एसेट्स कि आप अगर कर रहे हो तो बनना चाहिए कुछ, आप खा रहे हो तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बस चारों तरफ। विदाउट स्ट्रैटेजी तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। फिर मेंटोरशिप भी रहती है, मतलब हम लोग साल भर तक उसके पीछे लगे रहते हैं कि भाई कैसे जो सीख लिया इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको भी तो ये पढ़ना पड़ता होगा। मैंने कहा ना 20 साल से HNIs हमें इतना अप्रोच कर चुके हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को लेके, तो हम अब तो काफी आगे नॉलेज निकल चुकी है। सब कुछ प्रैक्टिकल करा है, सब प्रैक्टिकल करके मतलब खूब हाथ जलाए हैं, ये मान लो आप। इतना लेट क्यों है इंटरनेट पे आप? मिश्रा जी ये आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो मेरे को ऐसा लगता है, मैं बताऊं, आपने देखा होगा कुछ लोग अपना PNL दिखा देते हैं इंटरनेट पे। मैं तो खैर अभी 15-20 दिन ही हुए हैं इंटरनेट पे, कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन चालू हुआ। मैं चाहता ना, मेरे पास ये प्रिविलेज बहुत पहले थी, किसी भी क्लाइंट का PNL दिखा के मैं पता नहीं कितने क्लाइंट किसी भी रेट पे जोड़ लेता। मगर हमारे कंधों पे ना एक जिम्मेदारी है भाई, मान लो किसी का 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का पोर्टफोलियो और उसने हमें सब कुछ पता है उसके बारे में, तो मैं पब्लिकली उसका नाम नहीं बता सकता हूँ किसी को भी, क्योंकि हमें प्राइवेसी का ध्यान रखना है, उनकी पूरी गोपनीयता का ध्यान रखना है। वो एक हमारा ट्रस्ट है, तो हम इसको ब्रीच नहीं कर सकते। इसलिए शायद हमने सोचा कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब कुछ स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि भाई हमें जाना चाहिए, तो अब हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन आपके साथ जैसे चालू करा है। तो बट अगर फिर भी कोई एनरोल करता है तो पूरी स्क्रीनिंग होती है उसकी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बस 4 सवाल पूछे या कुछ देख लिया तो आपको एनरोल कर लेंगे, नहीं। या आप मेरी किसी बात से प्रभावित हो गए, नहीं, आपकी स्क्रीनिंग तब भी होगी।
थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके, काफ़ी नए इंसाइट्स मिले, कुछ नई जानकारी मिली, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट हमने शेयर मार्केट, ऑप्शन सेलिंग, इंट्राडे इस पे किया हुआ है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों को एक स्ट्रेटजी पता है, उसी में खेल रहे हैं। और अगर आपको लड़ाई बड़ी है और बड़ी लड़ाई जीतना है, सो आपको डिफरेंट तरीके पता होना चाहिए, ऑप्शंस पता होने चाहिए, सिक्योरिटी पॉलिसीज पता होनी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज पता होनी चाहिए, बिकॉज आपके साथ एक फैमिली जुड़ी हुई है जिनका होप हो आप हो। तो उतना ही रिस्क हो, रिस्क विथ स्ट्रेटजी हो, तो अगर गिरोगे तो पता यार कि हाँ मैं जो गिरा हूँ सही गिरा हूँ, तब भी हाँ, पैसे बना लोगे, आपको पता यार सही गिरा हूँ, मतलब तुक्के में नहीं गिरा हूँ। तो अब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा। अदरवाइज आप किसी और गाली दे रहे होगे, आप किसी और को बोल रहे होगे यार उसकी वजह से या इस मार्केट की वजह से ये हो गया। थैंक यू सर, बहुत ब्लैक एंड वाइट में हमारी बातें हुई, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, वैलिडेटेड लगा होगा, फ्रेश लगा होगा, न्यू लगा होगा। जय हिंद।